हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल हब। आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस का जो ईयरली करंट अफेयर आता है पीटी 365 इन्वायरमेंट का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या क्या है। पहला हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अंदर ग्लोबल सिनेरियो सब टॉपिक एंड बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं लाइक इमिशन गैप रिपोर्ट, अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग में बताऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। पहली रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट 2020। इस रिपोर्ट को निकालता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और इसकी जो कुछ की फाइंडिंग है, ये बेसिकली रिपोर्ट बेस्ड है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस के ऊपर कि वो कितनी इंक्रीज़ कर रही हैं, क्या क्या उनकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं और कौन कौन उनके टॉप इमीटर्स हैं पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पे जो हमें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन पॉइंट फोकस करने हैं, जो कि कभी कभी एज अ सेंटेंस दे देता है। गैस इमिशन जो है 4% इंक्रीज़ की है 2010 से लेकर अभी तक 2020 तक, पूरे एक डिकेड में। और इसमें 2019 में अकेले 2.6% का इंक्रीमेंट देखा गया है, जो कि मेनली बिकॉज इसलिए था कि यहाँ पे काफ़ी सारे फॉरेस्ट में जो फायर, जो आग लगी है काफ़ी सारे फॉरेस्ट में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में लगी थी आपकी और उत्तराखंड में भी लगी थी, उसकी वजह से जो है ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है। ऑफ कोर्स फॉसिल फ्यूल तो कंट्रीब्यूट करते ही हैं। G20 कंट्रीज़, जो G20 कंट्रीज़ हैं, टॉप 4 इमीटर्स ऑफ द वर्ल्ड, ये 55% जो ये 4 कंट्रीज़ हैं ये अकेले कंट्रीब्यूट कर रही है। और यहाँ पे मेन चीज़ तो ध्यान रखनी है, इंडिया जो है यहाँ पे 4th रैंक पे है। सबसे बड़ा जो इमीटर है CO2 का वो है चाइना, देन US, देन EU प्लस यूके को अलग से यहाँ पे इसलिए रखा गया है बिकॉज ऑफ दैट ब्रेक्जिट डील। यहाँ इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अगर यही करंट जो स्थिति है यही बनी रही तो 3% से जो है हमारा 3% टेम्परेचर जो है अर्थ का पूरा प्रॉपर इंक्रीज कर जाएगा, जो कि काफ़ी हार्म करेगा हमारे क्लाइमेट के लिए भी और सी लेवल्स के लिए, ग्लेशियर्स के लिए, जिसके काफ़ी सारे आप देख ही रहे हैं, इन्वायरमेंट पढ़ ही रहे हैं, तो उसमें काफ़ी सारे इफेक्ट बताए गए हैं। यहाँ इसमें बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो कार्बन इमिशन में है वो आ रहा है प्राइवेट डोमेस्टिक हाउस होल्ड से। और यहाँ पे एक जो कोविड-19 का एक कह सकते हैं एडवांटेज दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी देख सकते हैं कि कोविड-19 की आजकल क्या स्थिति है। उसमें एक एडवांटेज भी हमें है कि हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो पोल्यूशन है, वो कुछ हद तक कम हुआ है। यहाँ पे एक रिपोर्ट है जो काफ़ी ध्यान देने वाली है, ट्रिपल एमरजेंसी रिपोर्ट। ये किस बारे में कह रही है? मेकिंग पीस विथ नेचर। इसके अंदर 3 जो है आपके टॉपिक कवर किए गए हैं। पहला है क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड पॉल्यूशन। ये तीनों काफ़ी हॉट टॉपिक हैं इस समय के। और दूसरी जो एक रिपोर्ट आई है वो है कूलिंग इमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें जो है बेसिकली बताया गया है कि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं लाइक CFC, HSFC, जो हमारे ACs, जो कूलिंग, जितने भी आपकी कूलिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें यूज़ होते हैं, जो भी आपके आपको ध्यान देने वाली बात है वो एक काइगल अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या, पहले ये जान लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली बनाई गई थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, जिसमें कि ये बताया गया था कि CFC, स्पेशली इस पूरे प्रोटोकॉल में CFC को मेन हाईलाइट पॉइंट में रखा गया है कि जो CFC है वो काफ़ी कंट्रीब्यूट करती है डिप्लीशन ऑफ ओजोन में। इसलिए हम कोशिश करें कि CFC का जो यूज़ है वो काफ़ी कम करें। बट फिर बाद में इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट की गई और उस अमेंडमेंट को कहते हैं काइगल अमेंडमेंट, जिसमें CFC को रिप्लेस कर दिया गया HFC से, जो कि बेसिकली आपके रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर में यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखिएगा कि HFC से यहाँ पे काइगल में रिप्लेस कर दिया गया था CFC को। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। ये इसका जो फंडिंग 95% जो इसकी फंडिंग होती है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पे होती है।
और ये यूनाइटेड नेशन से एफिलेटेड एक बॉडी है और ये हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसी के अंदर सारी जो आपकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इसके यूएनईपी के अंदर ही आती हैं। यहाँ पे यूएनईपी की कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस को देख लेते हैं, लाइक आवर प्लैनेट टुंजा, एटलस ऑफ आवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ अवार्ड्स भी हैं जो यूएनईपी निकालती है, लाइक चैम्पियंस ऑफ अर्थ, सी अवार्ड, जो कि बेसिकली उन लोगों को दिया जाता है जो कोई भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, लाइक कुछ कोई ऐसा इनोवेशन करते हैं जिससे क्लाइमेट में कुछ अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को या फिर इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशंस को ये सीड अवार्ड दिया जाता है। सस्कावा प्राइज़ जो है एक रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड है, जो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करती हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में, उन्हें दिया जाता है। यहाँ पे कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस है जो यूएनईपी होस्ट करता है, लाइक कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, और आपका ये सिटीज़ एग्रीमेंट है। सिटीज़ के बारे में आपने सबने सुना ही होगा। सिटीज़ कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना। इसमें बेसिकली ये है कि इस कन्वेंशन के तहत जितने भी इलीगल ट्रेड हैं, जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, पूरे स्पीसीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और उनके एक्सटेंशन और थ्रेट के हिसाब से उनकी ट्रेड और उनकी ट्रेड पे जो है अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। मिनीमाटा कन्वेंशन है मरकरी के लिए यहाँ पे, बेसल कन्वेंशन, रोटरडैम कन्वेंशन, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँगी। माइग्रेटरी स्पीसीज़, जो भी स्पीसीज़ जैसे कुछ सीजनल स्पीसीज़ होते हैं जो क्लाइमेट के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं, तो उनको बचाने के लिए यहाँ पे एक कन्वेंशन शुरू किया गया था। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट रिपोर्ट, ये है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020। इसको रिलीज़ करता है ऑफ कोर्स यूएनईपी और ये इसकी रीसेंट रिपोर्ट है, 5th एडिशन है। इसके अंदर हम जानेंगे कि इसकी जो की हाईलाइट है एडेप्टेशन गैप। देखिए, एडेप्टेशन गैप का यहाँ मतलब ये है कि एडेप्टेशन की बात यहाँ से रिलेट की जा रही है कि इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए जो जो एडेप्टिव मेजर लिए जाने हैं उसकी क्या स्थिति है, बेसिकली इस रिपोर्ट में पूरा यही डिस्कस किया गया है। तो इसकी की पॉइंट्स देखते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ये किसके द्वारा रिलीज़ की जाती है, ये यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये 5th एडिशन है इस रिपोर्ट का। और 72% ऑफ कंट्रीज़ जो है इसके एटलीस्ट वन नेशनल एडेप्टेशन प्लानिंग, 72% ऑफ कंट्रीज़ के पास आज की डेट में जो है एडेप्टेशन, एटलीस्ट एक एडेप्टेशन प्लानिंग तो है ही इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। एनुअल कॉस्ट ऑफ एडेप्टेशन टू इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो ज़रूरत है फंडिंग की, 2050 तक की जो भी टारगेट्स उनको पूरे करने हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट या फिर क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत काफ़ी सारे टारगेट सेट किए गए थे, तो उनको कंप्लीट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो फंडिंग की आवश्यकता है वो है 500 बिलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब ये कि एडेप्टेशन कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जो है उतना कर पाना मुमकिन हो नहीं रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम इस रिपोर्ट में बताई गई है। इसका एक तो बेसिकली इस जो कॉस्ट और फंडिंग की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है क्योटो प्रोटोकॉल के समय ही डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ इन दोनों के बीच में जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को एक लिबर्टी दी गई थी कि क्योंकि आप अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी सी लिवरेज मिल सकती है कार्बन इमिशन और इन्वायरमेंट सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करने में। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा बर्डन आ गया डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि 140 ईयर्स का जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है
उसकी वजह से जो अभी तक का क्लाइमेट अफेक्ट हुआ है वो बेसिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर वो भार चला गया और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चली गई कि आप जो है फंड इकट्ठा करेंगे ईयरली। एक आप कह सकते हो कि $100 बिलियन का जो आपका ग्रीन क्लाइमेट फंड है या फिर GEF है, इनमें आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से एक डेडलॉक की कंडीशन भी आ गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया है कि आज के डेट में ड्यू टू कोरोना की वजह से, जैसा कि कोरोना ने इम्पैक्ट किया है पूरे इकोनॉमी में, तो कोई भी इकोनॉमी ग्लोबल लेवल पे इस कंडीशन में नहीं है कि वो इन्वायरमेंट पे अभी ध्यान दे। तो इसकी वजह से जो अडेप्टेशन मेजर्स थे उसके अंदर गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया है, जो कि क्योंकि काफ़ी सारी कंट्रीज़ इस समय उस पर ध्यान नहीं दे रही हैं। तो यही बताया गया इस पूरी रिपोर्ट में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जैसे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है और ग्रीन इन्वायरमेंट फैकल्टी है, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इस रिपोर्ट में मेंशन कर दिए गए हैं, तो हमें जाना ज़रूरी है। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे कि ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये एक डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा फंड बनाया गया था, जिसमें कि $100 बिलियन बाई 2020 आपको इकट्ठा करना है, ताकि उस पैसे से जो है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ अपने देश में कोई भी प्रोजेक्ट लगाना चाह रही हैं या फिर कोई भी ऐसा काम करना चाह रही हैं जो कि कार्बन एमिशन को कम करे, तो वो यहाँ से हेल्प ले सकती हैं। दूसरा आपका है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैकल्टी ट्रस्ट फंड। ये वर्ल्ड बैंक, ये जो है आपका वर्ल्ड बैंक सर्व करता है और उसके कुछ ट्रस्टीज़ मेंबर हैं। ये अवेलेबल है डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, अगेन फॉर मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल इवन, जो भी कन्वेंशंस है, जो भी एग्रीमेंट है इंटरनेशनल, उनको मीट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये आपको ध्यान देने वाली है कि GEF सिर्फ कुछ जो है कन्वेंशंस को फंडिंग करता है। बेसिकली यहाँ पे 5 कन्वेंशंस हैं, लाइक आपका CBD हो गया, Convention of Biological Diversity, and then second one is UNFCCC, Stockholm Convention of Persistent Organic Pollutants, and UNCCD, United Nations to Combat Desertification, and Minamata Convention। तो इन सब को ये फंडिंग यहाँ पे प्रोवाइड करता है। चौथा है एडेप्टेशन फंड। ये फंड इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में, स्पेशली यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर। मैं आपको बता दूँ कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए ही बनाई गई थी इन द ईयर 1997। और पहली अर्थ समिट, जो रियो अर्थ समिट काफ़ी फेमस है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, उस समिट के बाद जो है, उस समिट में ही इसके प्रोविजंस जो है डिस्कस किए गए थे और उसके बाद ही ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है इम्प्लीमेंटेशन में लाया गया था। और इसके अंदर काफ़ी सारे मैकेनिज़्म दिए गए हैं जिसके ज़रिए आप जो भी टारगेट्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, जिसमें एक आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म है। इसके थ्रू जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ से जो है कार्बन और प्रोजेक्ट्स के थ्रू जो है ट्रेड कर सकती हैं कार्बन्स में। लाइक सपोज़ कीजिए कि जो कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अगर उसको अपना कार्बन इमिशन जो टारगेट है उसको कम करना है, तो वो किसी भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में उस सेम अमाउंट का कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाएगी जो हेल्प करेगा कि आप उस अमाउंट की जो CO2 है वहाँ पे कम इमिट हो। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलप्ड कंट्री है उसका उतना टन का जो ऑक्सीजन है, सपोज करिए कि अगर उसने 1 मिलियन टन ऑक्सीजन CO2 जो है कंट्रोल करने के लिए प्लांट लगाया है किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो वो उसका डेवलप्ड कंट्रीज़ का उतना टारगेट जो है माइनस हो जाएगा। तो यही होता है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज़्म के थ्रू। यहाँ पे नेक्स्ट है स्पेशल क्लाइमेट फंड, जो कि UNFCCC के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। ये बेसिकली जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो भी कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करेगा फंडिंग में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में, इन सारी चीज़ों में। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव। नेक्स्ट जो हम यहाँ बात कर रहे थे, इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव की, ये बेसिकली जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री का जो फाइनेंशियल एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री के द्वारा। ये जो है ऑपरेट करता है विद इन फ्रेमवर्क ऑफ UNFCCC और CBD के अंदर। बस इतना याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें ये ध्यान रखना है कि इंडिया की काफ़ी अच्छी इसमें रैंक आई है। इंडिया की इसमें 10th रैंक आई है
और ये जो पब्लिश किया जाता है ये इंडेक्स, ये चीज़ में नोटिस करनी है, जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली यहाँ पे CCPI का जो मेन काम है, ये रिपोर्ट 2005 से पब्लिश की जा रही है। और CCPI जो कि एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है, ये बेसिकली मॉनिटर करती है उन कंट्रीज़ को कि कंट्रीज़ के अंदर कैसी क्लाइमेट को लेके कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, वो क्या जो भी टारगेट्स दिए गए हैं उनको लेके सीरियस है कि नहीं, जो भी कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन 2017 में इसने अपनी पूरी जो ऑपरेशंस थे, पूरी वर्किंग को जो है पूरा चेंज कर दिया और मेनली फोकस किया 2015 पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल हैं उनको मॉनिटर करने में, कि पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो भी पार्टीज़ ने यहाँ पे कमिट किया है वो उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो कर रही हैं कि नहीं, और अगर कर रही हैं तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे दे दिया हुआ है कि CCPI इवेलुएट्स एंड कंप्रेस द क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस ऑफ 57 कंट्रीज़ की पूरी परफॉर्मेंस को वहाँ इसने इवेलुएट किया। और इसने बताया कि 90% जो ग्लोबल इमिशन है वो अकेले यूरोपियन यूनियन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, 57 कंट्रीज़ हैं, वो 90% ऑफ द ग्लोबल इमिशन कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। आइए यहाँ पे कुछ इस रिपोर्ट की CCPI ने जो हाईलाइट किया है उसको देखते हैं। पहले में बताया है कि फर्स्ट 3 रैंक ऑफ ओवरऑल रैंकिंग रिमेन एम्प्टीड। पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे तो कोई था ही नहीं। इंडिया अपनी 10th पे है। 4th नंबर से जो है स्टार्ट की है इन्होंने रैंकिंग करनी। और इसमें बताया है कि जितनी भी G20 कंट्रीज़ हैं उनमें सिर्फ EU एज अ होल अलॉन्ग विथ UK एंड इंडिया, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया जो है हायर परफॉर्मर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये EU, UK एंड इंडिया आर दी हाई परफॉर्मर्स। रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंड जो है अगर देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक हुई है 20% के आसपास, जैसे कि आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। 20% तक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो भी काम किया गया है 20% उसका रिजल्ट बस हमें देखने को मिला है। सेवरल कंट्रीज अपडेटेड देयर NDCs लाइक चाइना जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एमीटर है, उसने टारगेट रखा है कि हम 2060 तक जो है अपना टारगेट अचीव करेंगे नेट ज़ीरो कार्बन इमिशन का। मतलब 2060 तक चाइना बिल्कुल 0% ऑफ कार्बन रिलीज़ करेगा, उसने यहाँ पे ये कमिट किया है। एंड जापान और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने कहा है कि हम 2050 तक जो है अपने कार्बन इमिशन को न्यूट्रल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़, इंडिया की जो रैंक है और परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। एनर्जी यूज़, GHG इमिशन और क्लाइमेट पॉलिसी, इन तीनों में ही इंडिया ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी कभी कभी पूछ सकता है छोटे मोटे एग्जाम्स में आपके कोई भी। तो ये जर्मन वॉच निकालता है और इंडिया एनालिसिस टू व्हाट एक्सटेंट कंट्री और जितने भी रीजन हैं ये उन बेसिस पे देखता है कि वेदर रिलेटेड लॉस कितने हो रहे हैं, कितने फ्लड आ रहे हैं, कितने हीट वेव आ रही हैं, जो क्लाइमेट है उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट और किस लेवल का हो रहा है, ये इस पूरे इंडेक्स में वो बताता है। और इसने यहाँ पे बेसिकली हाईलाइट किया है कि इंडिया जो है 7th वर्स्ट हिट कंट्री है, जो कि ख़राब वेदर की वजह से जो है इतना प्रॉब्लम में रहती है और ख़राब वेदर की वजह से यहाँ पे इतने फ्लड, स्ट्रोम्स, हीट वेव्स ये आते रहते हैं। फ्लड कॉजिंग बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, जो कि क्योंकि इंडियन ओशन का टेम्परेचर जैसा कि सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। इंडियन ओशन का टेम्परेचर काफ़ी राइज़ कर रहा है जिसकी वजह से मॉनसून में जो साउथ वेस्ट मॉनसून आता है इंडिया में वो काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट जो है ओशन से लेके आ रहा है, जिसकी वजह से आपने लास्ट ईयर देखा ही होगा, आसाम हुआ, केरला हुआ, यहाँ पे काफ़ी भारी मात्रा में बारिश होती है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स और काफ़ी फ्लड यहाँ पे आता है। सो आज के वीडियो में हम बस इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे की अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल हो। एंड थैंक यू सो मच, आप अपना टाइम दिए। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड ज्वाइन द चैनल।